हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो हेरिडिटी डिसऑर्डर्स हैं इनके बारे में थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा। देखो बेटा, ऐसा है कि जो हेरिडिटी डिसऑर्डर्स हैं वो डिपेंड करते हैं जीन पर, ठीक है। और आप सबको मालूम है कि जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम पर होते हैं, ठीक है। जब ये जीन क्रोमोसोम पर होते हैं तो सीधी सी बात है, इनका इनहेरिटेंस भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिजीज़ हैं ये हेरिडिटी डिसऑर्डर के नाम से जाने जाते हैं और ये जनरेशन बाय जनरेशन माता पिता से संतानों में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र भी होते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो डिजीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं एलकेप्टोनूरिया। ये एक रेयर डिसऑर्डर है, कम लोगों में पाया जाता है। लगभग आप ये मान लो 25 लाख व्यक्तियों में से किसी एक में ये डिसऑर्डर होता है। एक्चुअली में ये जो डिसऑर्डर होता है उसका जो मेन कारण है वो होता है आपका HGD। ये HGD एक जीन होता है जो ऐसे व्यक्तियों में पाया जाता है। इसका अगर हम फुल फॉर्म लें तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेंटिसेट 1,2-डीऑक्सीजिनेज। होमोजेंटिसेट 1,2-डीऑक्सीजिनेज, ठीक है। अब ये जो जीन है ये करता क्या है? देखो, जो हम लोग अपने फूड के रूप में जितना भी फूड मटेरियल है, प्रोटीन है ना, डिफरेंट टाइप के फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें जो फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ठीक है, उनके डाइजेशन के बाद, ठीक है, एक आपका होता है होमोजेंटिसिक एसिड, ये बनता है। अब ये जो जीन है, ये जीन क्या करता है, उस होमोजेंटिसिक एसिड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेंटिक्स एसिड, होमोजेंटिसिक एसिड, इसको ये कन्वर्ट कर देता है एल्केप्टॉन में। जो होमोजेंटिसिक एसिड है इसको ऑक्सीडाइज करता है और इसके ऑक्सीडाइजेशन से क्या बनता है, एल्केप्टॉन। तो ये जो एल्केप्टॉन है इसी के नाम से इसको एलकेप्टोनूरिया बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये हमारी बॉडी में एक एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, एक उत्सर्जी पदार्थ होता है और ये हमारे यूरिन के द्वारा आउटसाइड हो जाता है। जब ये एयर के संपर्क में आता है तो एयर के संपर्क में आने पर जो यूरिन है वो डार्क कलर का हो जाता है, इसको आप ब्लैकिश डार्क कह सकते हैं ना। तो ये एक प्रकार का इस बीमारी का एक सिम्टम्स होता है, एक लक्षण होता है जिससे ये पता चलता है कि उस व्यक्ति को एल्केप्टोनूरिया है, ठीक है। ये जो एल्केप्टॉन है ये और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर इसका स्टोरेज हो जाता है, इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। आर्थराइटिस जानते हैं, वो हो जाता है। इसके अलावा जो हार्ट के वाल्व्स हैं उनको भी ये प्रभावित करता है, उससे ब्लड प्रेशर का हाई होना, ये चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा ये किडनी में स्टोन को जनरेट करता है। जो किडनी स्टोन होते हैं वो भी इसके कारण बनते हैं, समझ गए। तो ये जो जीन है ये रिसेसिव होता है और रिसेसिव होने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति में ये रिसेसिव कंडीशन में है तो वो व्यक्ति इस रोग को प्रदर्शित नहीं करता है। ये बिल्कुल उसी तरह से समझ सकते हो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के बारे में बताया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल है उसमें डबल एक्स पर अगर सिंगल एक्स पर ये करेक्टर है तो वो सिंगल एक्स का जो करेक्टर है वो रिसेसिव हो जाता है, और अगर दूसरा
जो क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है तो वो डोमिनेंस हो जाता है, और डोमिनेंस वाला रिसेसिव को क्या करता है, हाइड कर लेता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, ये भी रिसेसिव जीन होता है, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में है तभी व्यक्ति में ये डिजीज क्रिएट होती है। आगे समझ में क्लियर? तो एल्केप्टोनूरिया आपका फर्स्ट डिसऑर्डर मैंने आपको बताया जो हेरिडिटरी होता है, समझ गए? क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकंड डिसऑर्डर की। देखो जो सेकंड डिसऑर्डर है वो आपका कहलाता है सिकल सेल एनीमिया। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं हसियाकार रुधिराणु एनीमिया। ठीक, ये जो बीमारी है ये भी हेरिडिटरी डिसऑर्डर है और जीन की कमी से होता है। ठीक, अब अगर हम इस बीमारी की बात करें तो आप सबको मालूम है कि जो आरबीसीज हैं वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में होती है, तस्तरीनुमा आकृति में होती है। लेकिन अगर कोई सिकल सेल एनीमिया ठीक डिसऑर्डर को शो करता है तो उनमें क्या होता है कि जो आरबीसीज हैं वो श्रिंक हो जाती हैं और उनका जो शेप है वो हसिया के आकार का हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिकल शेप, कुछ इस तरह से ऐसे करके हो जाता है सिकल शेप। अब जब आरबीसी श्रिंक हो जाती हैं तो ये ऑक्सीजन का जो कंडक्शन है उसको प्रॉपरली नहीं कर पाती, और आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है उसका 95% कंडक्शन हीमोग्लोबिन से होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसीज में। तो जब आरबीसी श्रिंक हो जाती हैं तो ऑक्सीजन का जो कंडक्शन है वो नहीं हो पाता है। समझ गए? बात समझ में आई? अब अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो इसका जो ठीक है कारण है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन है वो होता है बीटा ग्लोबिन। ये बीटा ग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन का क्या है, प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन, हीम उसमें हीम आयरन होता है और ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। भाई प्रोटीन का जो निर्माण है वो किससे होगा, अमीनो एसिड से। अब देखिए यहाँ पर जो ये ग्लोबिन है इसका 6th नंबर, ठीक 6th नंबर जो अमीनो एसिड है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है ग्लूटेनिक एसिड। ये आपका नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये जो ग्लूटेनिक एसिड है इसको रिप्लेस कर देती है वैलीन। ये जो वैलीन एमिनो एसिड है वो इसका रिप्लेसमेंट कर देती है। अब वैलीन के रिप्लेसमेंट होने से जो हीमोग्लोबिन है उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो अब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। तो जिसमें ग्लूटेनिक वैलीन में इंटरचेंज हुई तो अब हम उस हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। और जिस व्यक्ति में सिकल सेल हीमोग्लोबिन है उसमें बीमारी कौन सी होगी, सिकल सेल एनीमिया। आया समझ में? क्लियर? अब देखिए जो डिजीज है वो सीधी सी बात है जीन से होगी, और इसका जो एलीलिक सिंबल होता है, इस डिजीज का जो एलीलिक सिंबल होता है वो आपका होता है HBS, और नॉर्मल जो एलीलिक सिंबल है वो क्या होगा, HBA। तो ये आपका एब नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी जैसे मैंने एल्केप्टोनूरिया में आपको बताया था। अगर ये एलीलिक ग्रुप होमोजाइगस कंडीशन में होगा तब तो ये बीमारी को उत्पन्न करेगा, लेकिन अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तो बीमारी उत्पन्न नहीं करेगा। जैसे अगर HBS दोनों जीन कैसे हैं, सिमिलर, तो होमोजाइगस कंडीशन हो गई यानी कि बीमारी को क्रिएट करेगा। और अगर मान लो HB एक जो जीन है वो नॉर्मल है
और दूसरा जीन क्या है, HBS है। तो ये वाला जो जीन है वो रिसेसिव हो जाएगा और ये हो जाएगा डोमिनेंस। ये वाला इसको क्या करेगा, हाइड कर लेगा, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बीमारी नहीं होगी। आया समझ में, क्लियर है। अब देखो, अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, हम दो मेल और फीमेल को हेटेरोजाइगस कंडीशन में ले लें। अगर मान लो एक पुरुष है जिसका जीनोटाइप है आपका HBA HBS, और एक फीमेल है उसका भी सेम है HBA HBS। तो अगर हम इनमें क्रॉस करा दें, तो इनमें क्रॉस कराने पर जो इनकी ऑफस्प्रिंग होगी उसमें रेशियो हमेशा 2:1 आएगा, जबकि आना कितना चाहिए, 3:1 या 1:1 1:2:1। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप इस क्रॉस के माध्यम से इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखो, मेल का क्या हो गया, HBA HBS, फीमेल का भी सेम हो गया। अब आप इसको क्रॉस कर दीजिए, HBA HBA, तो A और A नॉर्मल कंडीशन हो गई, HBA HBS HBA HBS, ये क्या होगा, हेटेरोजाइगस हो गए, लेकिन रोग को क्रिएट नहीं करेंगे। फिर देखो दूसरा HBS HBA, ये भी सेम कंडीशन हो गई, HBS HBS। अब देखो यहाँ पर दोनों HBS हैं, तो जब दोनों HBS होंगे तो होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में डिजीज क्रिएट होगी। क्या होगा, जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से ये तो डेथ हो गई इसकी, तो आपके हेटेरोजाइगस में एक होमोजाइगस हुआ, तो रेशियो क्या बना, 2:1। बोलो आया समझ में। तो सिकल सेल एनीमिया इस तरह से आप समझ सकते हैं। क्लियर हो गई बात। एक और इसी से रिलेटेड है तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया। ये आपका थर्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, देखो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ये दोनों ही आरबीसी से रिलेटेड है, बट डिफरेंट ये है कि सिकल सेल में आरबीसी श्रिंक हो जाते हैं, जबकि थैलेसीमिया में जो आरबीसी के नंबर हैं वो क्या होते हैं, नंबर एज के अकॉर्डिंग कम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आरबीसी जो होती हैं उनकी जो एज है वो आपको मालूम होगा कि लगभग 120 दिन होती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में थैलेसीमिया डिजीज़ है तो उसमें आरबीसी की जो लाइफ है, एज है, वो हो जाती है मात्र 20 दिन। तो ऐसी कंडीशन में जब एज कम हो जाती है तो सीधी सी बात है कि उनका जो कंडक्शन ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या होता है, बाधित होता है, उसमें इफेक्ट आता है। और ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम वही आती है जब ऑक्सीजन का कंडक्शन नहीं होगा, एनर्जी फॉर्म नहीं होती, और ऐसी कंडीशन में ऐसे जो व्यक्ति हैं वो दुर्बल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उनकी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं और उनकी जो बॉडी ग्रोथ है वो रुक जाती है। ये कंडीशन अगर लगातार है तो ऐसी कंडीशन में अगर प्रॉपर इलाज ना हुआ तो इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। समझ गए। इसका जो आप कह सकते हैं इनहेरिटेंस है वो सिकल सेल के समान होता है, यानी कि इसमें भी आपका रिसेसिव जीन होता है, और ये रिसेसिव जीन अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तभी डिजीज़ को क्रिएट करता है। समझ गए, क्लियर। तो एल्केप्टोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये कुछ 3 डिजीज़ हैं जो बहुत कॉमन है, एग्ज़ाम में भी आपको बहुत मिलती हैं, पूछी जाती हैं। नीट से रिलेटेड भी आपको न्यूमेरिकल सिकल सेल के इस तरह से न्यूमेरिकल आपको नीट के एग्ज़ाम में, मेडिकल एंट्रेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हेरिडिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड आपको जैसे जीन्स, होमोजेनेटिक एसिड, इससे रिलेटेड बहुत सारे 1 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो आप ध्यान से इन तीनों बीमारियों को, इन तीनों सिंड्रोम को आप कह सकते हैं जो हेरिडिटरी ट्रेट्स के अकॉर्डिंग इनहेरिटेड होते हैं, वंशागत होती है जिनकी, उनको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप इसको समझें और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दें।